हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, आज है शनिवार और प्रत्येक शनिवार को हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड एक वीडियो करते हैं और इस वीडियो में दोस्तों हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस आदि टॉपिक से रिलेटेड विभिन्न क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं जो कि पहले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं यहाँ पे आपको प्रश्न का उत्तर तो बताऊँगा ही, साथ ही टॉपिक से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताता हूँ और इन्हीं फैक्ट से रिलेटेड वीडियो के अंत में आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? और आपके ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सुभाष चंद्र बोस। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वर्ष 1939 के प्रसिद्ध त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद वह भारत छोड़कर अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुँचे और इसके बाद जर्मनी से वह फिर जापान पहुँचे। वहीं पर दोस्तों जापान में ही उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और 4 अगस्त 1944 को रंगून से उन्होंने रेडियो में प्रसारण कर सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि महात्मा गांधी जी का वास्तविक नाम तो महात्मा गांधी था नहीं, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन दोस्तों वर्ष 1916 ईस्वी के बिहार के चंपारण आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के कारण ही उन्हें सबसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा कहकर पुकारा था। अगला प्रश्न है, मेरी पीठ पर किया जाने वाला एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी, यह कथन किसका था? और आपके ऑप्शंस हैं भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, लाला लाजपत राय। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 1927 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन का भारतीय नेताओं द्वारा विरोध किया जा रहा था और इसी विरोध में दोस्तों लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में लाहौर में एक जुलूस निकाला गया था और इस जुलूस को तितर बितर करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सिपाहियों द्वारा उन पर लाठी चार्ज किया गया था और इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इसी के फलस्वरूप 27 नवंबर 1928 ईस्वी को उनका देहांत हो गया था। लाला जी के मृत्यु का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ मिलकर लाहौर में पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी और इस हत्या को दोस्तों इतिहास में लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? और आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय या फिर महान्यायवादी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के विषय में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वह अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं और देश के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था H.J. कानिया। वहीं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश N.V. रमना हैं और यह 48वें क्रम के भारतीय मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी वकालत कहाँ पर कर सकते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, केवल उच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में या फिर किसी भी न्यायालय में नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, किसी भी न्यायालय में नहीं। यहाँ पर दोस्तों यह तो बात हो गई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। वहीं पर दोस्तों अगर हम उच्च न्यायालय, जो कि भारत में न्याय का दूसरा सबसे बड़ा निकाय है, तो उच्च न्यायालय के अगर कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश है तो वह केवल उच्चतम न्यायालय में या फिर उस उच्च न्यायालय में जिसमें उसने एक स्थायी
न्यायाधीश के रूप में कार्य न किया हो वह वहाँ पर वकालत कर सकता है। साथ ही बता चलूँ दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही की जाती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो अवधि है वह 62 वर्ष है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और आपके ऑप्शंस हैं नीलगिरी, डोडा बेट्टा, सैडल पीक या फिर गुरु शिखर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सैडल पीक। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि नीलगिरी जो है वह पश्चिमी घाट की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, वहीं डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जबकि गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। वहीं धूपगढ़ सतपुड़ा की, पारसनाथ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगर हम अपने देश भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट केटू है, जो कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। वहीं दोस्तों अगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो यह जो है कि नेपाल में स्थित है और वर्तमान समय में इसकी जो ऊंचाई है वह है 8,848.86 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? और आपके ऑप्शंस हैं गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर महानदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 नर्मदा। यहीं पर दोस्तों एक और भी नदी का आप नाम याद रखिएगा, वह है ताप्ती नदी। ताप्ती और नर्मदा भारत में बहने वाली ऐसी नदियां हैं जो अपना डेल्टा नहीं बनाती हैं, यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? और आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या फिर हीलियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 ओजोन। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर हमारा वायुमंडल है और इस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन है, जबकि 21% ऑक्सीजन है। वहीं दोस्तों लगभग 1% में ही हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन आदि अनेक गैसें हैं और यह सभी मिलकर पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण करती हैं। और इसी वायुमंडल का दोस्तों अगर हम पृथ्वी से ऊपर की ओर देखें तो उसके कई लेयर्स हैं। जैसे कि पहली जो लेयर है वह है ट्रोपोस्फीयर या फिर जिसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं, और इसकी ऊंचाई हमारे सतह से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर तक है। और इसी के जस्ट ऊपर दोस्तों एक परत आती है ओजोन परत, और इसी ओजोन के कारण दोस्तों जैसा कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, इसी ओजोन के कारण जो भी हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वह रुक जाती हैं और वह पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं आ पाती हैं। अगला प्रश्न है, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? और आपके ऑप्शंस हैं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित, और ऑप्शन 3 है जल, और ऑप्शन 4 है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। इस संदर्भ में आपको बताते चलूँ दोस्तों कि यह जो पेड़ पौधे हैं या वनस्पतियाँ हैं, यह सूर्य के प्रकाश में जो जमीन से जो है कि जल यानी कि पानी को खींचती हैं और फिर पौधों में पाए जाने वाले पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करती हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस प्रक्रिया में पौधे जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन को वह बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? और आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 बिहार। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि मधुबनी चित्रकला को यह एक लोक चित्रकला है और इसको मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में दोस्तों यह एक लोकल महिलाओं द्वारा ही जो है कि रंगोली की तरह इसका यूज किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों जो यह मधुबनी चित्रकला है यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। साथ ही बताते चलूँ दोस्तों कि यह उत्तरी बिहार में जो प्राचीन मिथिला क्षेत्र था, जिसमें वर्तमान समय में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी आदि क्षेत्र आते हैं, तो यह उसी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? और आपके ऑप्शंस हैं गिटार, बांसुरी, वायलिन या फिर सितार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 वायलिन। और यह प्रश्न दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टेट पीसीएस के एग्जाम में वर्ष 2005 में पूछा गया प्रश्न है।
इस संदर्भ में आपको बताते चलूँ दोस्तों कि यह प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन वैज्ञानिक थे और उन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत के साथ साथ उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की भी खोज की थी और इसी भौतिकी के क्षेत्र में उनके इसी योगदान के लिए वर्ष 1921 ईस्वी में उन्हें भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? और आपके ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या फिर बाल गंगाधर तिलक जी ने। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में अब तक आपको मिल चुका होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो। वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।